अगर कोई राक्षस तुम्हारे दिल की धड़कन से तुम्हारा पता लगा सकता हो तो सोचो, डर छोड़ना ही जिंदा रहने का एकमात्र तरीका होगा। एक पिता जो अपने जज्बात नहीं दिखा सकता और एक बेटा जो खुद को कभी काबिल नहीं समझ पाया। एक टूटी हुई धरती पर दोनों को एक दूसरे को बचाना था। दुनिया बदल चुकी थी, इंसान नहीं। ऑक्सीजन खत्म हो रही थी, राक्षस जिंदा था और मदद का कोई रास्ता नहीं था। इस फिल्म में सवाल ये नहीं है कि हीरो जिंदा बचेगा या नहीं, सवाल ये है क्या वो अपने डर को मार पाएगा। आज हम बात करने वाले हैं साल 2013 की साइंस फिक्शन एडवेंचर फिल्म आफ्टर अर्थ की, जिसमें विल स्मिथ और जेडन स्मिथ मुख्य भूमिकाओं में नजर आते हैं। ये फिल्म हमें जिंदा रहने की जंग, डर और अपनी सीमाओं को पार करने की सच्ची कहानी दिखाती है। तो चलिए बिना देर किए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। कहानी एक ऐसे भविष्य से शुरू होती है जहां इंसान पृथ्वी को छोड़ चुके हैं। हमारी अपनी धरती इतनी ज्यादा खतरनाक और रहने लायक नहीं रही कि इंसानों को मजबूरन उसे छोड़ना पड़ा। जीवन को बचाने के लिए मानव जाति ने अंतरिक्ष में एक नए ग्रह की तलाश शुरू की और आखिरकार एक दूरस्थ ग्रह पर बस गई, जिसका नाम था नोवा प्राइम। इंसानों को लगा कि अब उनकी सारी परेशानियां पीछे छूट चुकी हैं, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग थी। नोवा प्राइम पर इंसान अकेले नहीं थे। वहां पहले से ही एक एलियन प्रजाति रहती थी और उन्हें इंसानों का आना बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब कहानी के मुख्य किरदार से मिलते हैं केटी रेज, जो साइफर का बेटा है। केटी का सपना है कि वो भी अपने पिता की तरह एक रेंजर बने, लेकिन उसके रास्ते में एक बड़ी रुकावट है। कई साल पहले रेज परिवार पर एक भयानक हादसा हुआ था। केटी की बड़ी बहन सेशी एक उर्सा के हमले में मारी गई थी और वो केटी को बचाते हुए मरी थी। केटी ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। उस दिन का अपराध बोध आज भी उसे अंदर से खाए जा रहा था। मूल्यांकन के दिन केटी कमांडिंग ऑफिसर के सामने खड़ा होता है। उम्मीद करता है कि शायद आज उसका सपना पूरा हो जाएगा। कागजों पर उसके टेस्ट स्कोर्स अच्छे होते हैं, लेकिन जब मैदान में उसके प्रदर्शन की बात आती है तो फैसला कठोर होता है। औसत, इतना अच्छा नहीं कि उसे रेंजर चुना जाए। केटी को रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये अस्वीकृति उसे तोड़ देती है। उसने खुद को पूरी ताकत से झोंका था, अपनी सीमाओं से आगे बढ़ने की कोशिश की थी, फिर भी नाकाम रहा। उसी शाम साइफर एक लंबे मिशन से घर लौटता है। पूरा परिवार खाने की मेज पर इकट्ठा होता है, लेकिन माहौल में तनाव साफ महसूस किया जा सकता है। जब साइफर मूल्यांकन के बारे में पूछता है तो केटी को मानना पड़ता है कि वो असफल रहा। साइफर का जवाब छोटा और ठंडा होता है, अगली बार और मेहनत करना। केटी का गुस्सा फूट पड़ता है। वो जवाब में तीखा बोलता है और मेज छोड़कर जाने की कोशिश करता है, लेकिन साइफर उसे वहीं बैठने का आदेश देता है। रात का खाना एक अजीब और भारी चुप्पी में खत्म होता है। बाद में साइफर की पत्नी फिया उसे अलग ले जाकर बात करती है। वो समझाती है कि साइफर असली समस्या को देख नहीं पा रहा है। केटी इसलिए नहीं हार रहा क्योंकि उसमें काबिलियत या ताकत की कमी है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो डर से जकड़ा हुआ है। सेशी को मरते देखने का डर आज भी उसे अंदर से पकड़ कर बैठा है। और सबसे बुरी बात यह है कि केटी को लगता है कि उसका पिता उसी घटना के लिए उसे दोषी मानता है। फिया एक सुझाव देती है। साइफर का रिटायरमेंट से पहले आखिरी मिशन बचा है, एक ट्रेनिंग यात्रा ग्रह एफ्टॉस पर। क्यों ना वो केटी को भी साथ ले जाए, उसे सीखने का मौका मिले, दोनों के बीच का रिश्ता सुधरे और पुराने जख्म भर सके। साइफर मान जाता है। शायद साथ समय बिताना ही दोनों के लिए सही इलाज हो। अगली सुबह विशाल अंतरिक्ष यान के चारों ओर हलचल होती है। रेंजर्स सामान लोड कर रहे होते हैं। उड़ान की तैयारियां चल रही होती हैं। जहाज पर चढ़ने से पहले एक घटना केटी की सोच बदल देती है। एक रेंजर साइफर के पास आता है जो कृत्रिम पैर के सहारे चल रहा होता है। वो सैनिक साइफर को धन्यवाद देता है कि एक लड़ाई के दौरान उसने उसकी जान बचाई थी। चोटिल होने के बावजूद वो रेंजर पूरे सम्मान के साथ सलामी देता है। आसपास खड़े बाकी रेंजर्स भी साइफर को आदर और सम्मान की नजरों से देखते हैं। उस पल केटी अपने पिता को नए नजरिए से देखता है। घर पर साइफर सख्त और दूर लगते हैं, लेकिन यहाँ वो एक नायक है जो दूसरों की जान बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देता है। इसी दौरान जहाज में एक और खतरनाक चीज लोड की जाती है, एक पकड़ा हुआ उर्सा, जिसे मजबूत पिंजरे में कैद किया गया होता है। रेंजर्स पकड़े गए उर्सा का इस्तेमाल ट्रेनिंग के लिए करते हैं, ताकि नए सैनिक नियंत्रित हालातों में इन खतरनाक जीवों से लड़ना सीख सकें। ये जोखिम भरा होता है, लेकिन जरूरी भी। अंतरिक्ष यान नोवा प्राइम के वातावरण को चीरता हुआ गहरे अंतरिक्ष की ओर बढ़ता है। ज्यादातर यात्री लंबी यात्रा के लिए आराम करने लगते हैं, लेकिन केटी को नींद नहीं आती। सीटें असहज होती हैं और उसका दिमाग तरह तरह के ख्यालों से भरा रहता है। वो अपनी सीट की बेल्ट खोलता है और जहाज के अंदर इधर उधर घूमने लगता है। जहाज के गलियारों से गुजरते हुए केटी आगे बढ़ता चला जाता है। चलते चलते वो एक ऐसे हिस्से में पहुंच जाता है जहां आम लोगों का जाना मना होता है। तभी एक सुरक्षा अधिकारी उसे वहीं रोक लेता है और सख्ती से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। उसी दौरान आसपास खड़े कुछ रेंजर्स की नज़र केटी पर पड़ती है। वे समझ जाते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि मशहूर योद्धा साइफर रेज का बेटा है। उनके चेहरे पर शरारती मुस्कान आ जाती है।
वे आपस में सोचते हैं कि क्यों ना थोड़ा मजाक किया जाए। उनमें से एक रेंजर केटी से कहता है, देखें जरा, क्या तुम भी अपने पिता जितने निडर हो? वे उसे कंटेनमेंट एरिया के पास जाने देते हैं। पिंजरे के अंदर उर्सा बिल्कुल स्थिर पड़ा होता है, मानो पत्थर की कोई मूर्ति हो। सबको लगता है कि कुछ नहीं होगा, लेकिन अचानक माहौल बदल जाता है। उर्सा के शरीर में हल्की सी हरकत होती है, जैसे उसने हवा में कुछ महसूस कर लिया हो। अगले ही पल उसके गले से एक धीमी डरावनी गुर्राहट निकलती है, जिसे सुनते ही सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उर्सा ने केटी के डर को महसूस कर लिया था। उधर जहाज के दूसरे हिस्से में साइफर की नींद अचानक खुल जाती है। उसका दिल बेचैन हो उठता है, जैसे कुछ बहुत गलत होने वाला हो। वो तुरंत अपने उपकरणों में लगे उन्नत सेंसर चालू करता है और जहाज की स्थिति जांचता है। रीडिंग सामान्य नहीं होती। गुरुत्वाकर्षण में गड़बड़ी साफ दिखाई देती है। साइफर बिना देर किए पूरी टीम को अलर्ट करता है, सारा सामान सुरक्षित करो और किसी भी खतरे के लिए तैयार रहो। इधर केटी घबराकर अपनी सीट की ओर दौड़ता है और खुद को बेल्ट से बांध लेता है। तभी पायलट्स भी समस्या पकड़ लेते हैं। जहाज के सामने सीधा एक एस्टेरॉयड क्षेत्र होता है और वे उसी की ओर तेजी से बढ़ रहे होते हैं। अचानक पूरा जहाज अफरा तफरी में डूब जाता है। विशाल अंतरिक्ष चट्टानें जहाज से टकराने लगती हैं। धातु चीरती हुई टक्करें होती हैं। कई हिस्सों में विस्फोटक दबाव खत्म हो जाता है और हवा बाहर निकलने लगती है। पायलट्स नियंत्रण संभालने की पूरी कोशिश करते हैं। साइफर आदेश देता है, वर्म होल ड्राइव इस्तेमाल करो, यही आखिरी मौका है। जहाज जोर से झटका खाता है और अंतरिक्ष में छलांग लगाता है। कुछ पलों बाद वो एस्टेरॉयड क्षेत्र से बाहर निकल आता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जहाज बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका होता है। सिस्टम जवाब देने लगते हैं। हवा रिस रही होती है। अब उन्हें तुरंत कहीं उतरना ही होगा। नेविगेशन सिस्टम आसपास के ग्रहों को स्कैन करता है। स्क्रीन पर एक नाम उभरता है और पूरे कंट्रोल रूम में सन्नाटा छा जाता है। पृथ्वी, वही धरती जिसे इंसान 1000 साल पहले छोड़ चुके थे। साइफर जानता है कि पृथ्वी को अत्यंत खतरनाक और प्रतिबंधित ग्रह घोषित किया गया है। वहां इंसानों का उतरना सख्त मना है। लेकिन जहाज जिस हालत में होता है, उसमें कोई और रास्ता नहीं बचता। जैसे ही वे पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते हैं, जहाज बेकाबू हो जाता है। तेज झटके लगते हैं। पूरा ढांचा कांपने लगता है। तभी हवा में ही जहाज टूटने लगता है। कई रेंजर्स उछलकर बाहर गिर जाते हैं और सीधे मौत के मुंह में समा जाते हैं। जहाज का अगला हिस्सा जबरदस्त धमाके के साथ धरती से टकराता है। हर तरफ अंधेरा छा जाता है। जब केटी की आंख खुलती है तो उसका सिर दर्द से फटा जा रहा होता है। वो किसी तरह उठकर चारों ओर देखता है। चारों तरफ तबाही का मंजर होता है। टूटे हुए मलबे के बीच रेंजर्स के बेजान शरीर पड़े होते हैं। तभी उसकी नजर अपने पिता पर पड़ती है, जो जमीन पर निश्चल पड़े होते हैं। केटी के दिल में डर समा जाता है। वो दौड़कर साइफर के पास जाता है और उन्हें थाम लेता है, मन ही मन सबसे बुरा सोचते हुए। लेकिन तभी साइफर की आंखें खुलती हैं। वो जिंदा होते हैं, मगर उनकी हालत बेहद खराब होती है। उनके दोनों पैर बुरी तरह घायल हो चुके होते हैं। साइफर एक अहम सवाल पूछता है, कितने लोग बचे हैं? केटी फिर से चारों ओर देखता है। सच्चाई समझते ही उसका दिल बैठ जाता है। कोई और जिंदा नहीं बचा होता। अब इस दुनिया में सिर्फ वही दो होते हैं। वे अपनी स्थिति का जायजा लेते हैं। जहाज का पिछला हिस्सा, जहां उर्सा को कैद किया गया था, टक्कर के समय अलग हो गया होता है और कहीं दूर गिरा होता है। साइफर को लगता है कि शायद टक्कर में वो प्राणी मर गया होगा, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं होती। केटी मलबे से एक इमरजेंसी बीकन निकालता है, जो अंतरिक्ष में मदद का संकेत भेजने के लिए बना होता है। लेकिन जांचते ही दोनों के दिल डूब जाते हैं। वो पूरी तरह टूट चुका होता है, किसी काम का नहीं। साइफर किसी तरह खुद को खींचते हुए कंट्रोल पैनल तक पहुंचता है, जो चमत्कारिक रूप से अभी भी काम कर रहा होता है। वो जहाज के कंप्यूटर में जाकर दूसरा इमरजेंसी बीकन खोजता है। सामने एक होलोग्राफिक मैप उभरता है, जिसमें उसकी स्थिति दिखाई देती है। जहाज का पिछला हिस्सा करीब 100 किलोमीटर दूर। अब हकीकत बिल्कुल साफ होती है। उस बीकन के बिना उन्हें कभी बचाया नहीं जा सकेगा। इस खतरनाक ग्रह पर उनकी मौत तय है। और चूंकि साइफर चलने की हालत में नहीं होते, इसलिए उसे लाने की जिम्मेदारी केटी पर ही आती है। साइफर पृथ्वी की जानकारी केटी को देता है। वो बताता है कि पिछले 1000 सालों में ये पृथ्वी पूरी तरह बदल चुकी है। इंसानों के न रहने से यहाँ के जानवर और पौधे अलग ही तरह से विकसित हो चुके हैं। वो केटी को जरूरी सामान सौंपता है, एक उन्नत व हथियार, कलाई पर पहनने वाला संचार उपकरण ताकि दोनों जुड़े रह सकें, और 6 कैप्सूल जिनमें एक खास तरल होता है। इस तरल को सांस के साथ लेने पर शरीर ऑक्सीजन को बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब कर पाता है, जिससे पृथ्वी के पतले वातावरण में सांस लेना संभव हो सके।
अंत में साइफर पूरी योजना समझाता है। वो कंट्रोल पैनल से केटी की यात्रा पर नजर रखेगा, कैमरों और सेंसरों के जरिए हर कदम देखेगा, उसे रास्ता बताएगा, खतरे से आगाह करेगा। अब केटी को अकेले उस अनजानी बेरहम धरती पर निकलना होगा, जहां हर कदम पर मौत घात लगाए बैठी है। साइफर केटी को रास्ते के खतरों के बारे में लगातार जानकारी देता रहेगा और उसे सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा। केटी इस सफर में अकेला नहीं होगा, लेकिन एक और बेहद अहम सच्चाई है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पृथ्वी पर दिन और रात के तापमान में जबरदस्त अंतर होता है। जैसे ही रात पड़ती है, तापमान इतनी तेजी से गिरता है कि जान लेना तय हो जाता है। सब कुछ बर्फ की तरह जम जाता है। केटी को हर शाम तय किए गए हॉटस्पॉट्स तक पहुंचना होगा, ऐसी जगहें जहां जमीन के अंदर चल रही भूतापीय गतिविधि की वजह से थोड़ी गर्मी मिलती है। अगर रात होने के समय वो खुले में फंस गया तो वो ठंड से जमकर मर जाएगा। आखिरी निर्देश मिलने के बाद केटी उस यात्रा पर निकल पड़ता है जो शायद उसकी जिंदगी की सबसे खतरनाक यात्रा होने वाली होती है। वो एक खड़ी पहाड़ी पर चढ़ना शुरू करता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण नोवा प्राइम से कहीं ज्यादा भारी होता है और हर कदम पर उसकी सांस फूलने लगती है। लेकिन जैसे ही वो चोटी पर पहुंचता है, वो हैरानी से रुक जाता है। सामने का नजारा उसकी सोच से बिल्कुल अलग होता है। धरती वैसी उजड़ी हुई बंजर जगह नहीं होती जैसी कहानियों में बताई गई थी। वो खूबसूरत होती है, एक जंगली, बेकाबू और कुदरती सुंदरता से भरी हुई। उधर जहाज में साइफर अपने घायल पैरों की हालत को ध्यान से देखता है। अब उसे एहसास होता है कि चोट उसकी सोच से कहीं ज्यादा गंभीर है। हड्डियां बुरी तरह टूट चुकी होती हैं और खून का बहाव भी ठीक से नहीं हो रहा होता। वो दर्द को सहने के लिए एक दर्द निवारक दवा लेता है, लेकिन दवा का असर उसे सुस्त और उनींदा बना देता है। दोपहर तक केटी एक घने जंगल में प्रवेश कर जाता है। साइफर मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए सब कुछ देख रहा होता है। अचानक वो केटी को चेतावनी देता है, पश्चिम दिशा से कुछ तुम्हारी ओर बढ़ रहा है, कोई जीव तुम्हारी स्थिति की तरफ आ रहा है। तुरंत केटी का सूट अपना रंग बदल लेता है। वो अपने आप ही आसपास के माहौल में घुलने मिलने लगता है। साइफर उसे समझाता है कि यह सूट का छलावरण फीचर है। फिर उसकी आवाज में घबराहट आ जाती है। वो तुम्हारे ठीक पीछे है। केटी मुड़कर देखता है, उसके सामने एक बंदर खड़ा होता है, लेकिन ये पुराने रिकॉर्ड्स में दिखाए गए बंदरों जैसा नहीं होता। ये कहीं ज्यादा बड़ा, ज्यादा आक्रामक और खतरनाक होता है। साफ लगता है कि ये इस कठोर दुनिया में जिंदा रहने के लिए विकसित हुआ है। डर के मारे केटी एक बड़ी गलती कर बैठता है। वो उस जीव को डराने के लिए एक पत्थर फेंक देता है, लेकिन इसका असर उल्टा पड़ता है। कुछ ही पलों में दर्जनों बंदर पेड़ों के बीच से निकल आते हैं और उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। नदी की तरफ भागो, साइफर चिल्लाकर आदेश देता है। केटी जान बचाकर दौड़ पड़ता है। बंदर चीखते हुए, झाड़ियों को चीरते हुए उसके पीछे दौड़ते हैं। केटी झाड़ियों में गिरता पड़ता आगे बढ़ता है, गिरे हुए तनों के ऊपर से छलांग लगाता है और आखिरकार एक चौड़ी नदी तक पहुंच जाता है। वो बिना सोचे नदी में कूद जाता है और तैरकर दूसरी ओर निकल जाता है। बंदर पानी के किनारे रुक जाते हैं। वो उसका पीछा नहीं करते, लेकिन केटी का डर अब भी काबू में नहीं होता। वो तब तक दौड़ता रहता है जब तक साइफर उसे रुकने और सांस संभालने के लिए नहीं कहता। केटी जमीन पर बैठकर हाँफ रहा होता है। तभी उसका सूट फिर से रंग बदलता है। इस बार वो सफेद हो जाता है, जो किसी स्वास्थ्य संबंधी संकेत होता है। अपने शरीर की जांच करो, साइफर कहता है। केटी देखता है कि उसके हाथ से एक जोंक जैसी जीव चिपकी हुई होती है। वो उसका खून चूस चुकी होती है और उससे भी बुत्तर बात यह होती है कि उसने जहर उसके शरीर में छोड़ दिया होता है। जहर तेजी से फैल रहा होता है। केटी घबरा जाता है। मैं खड़ा नहीं हो पा रहा, मेरी नजर धुंधली हो रही है। साइफर शांत रहते हुए उसे मेडिकल किट इस्तेमाल करने के निर्देश देता है। केटी कांपते हाथों से एंटीडोट इंजेक्ट करता है। एक इंजेक्शन वो लगा लेता है, लेकिन उसे दूसरी खुराक भी चाहिए होती है। इस बीच उसके हाथ सुन्न पड़ने लगते हैं। सीधे आगे की ओर अपने चेती पर गिर जाओ, साइफर आदेश देता है। केटी जमीन पर गिर पड़ता है। टक्कर लगते ही दूसरा ऑटो इंजेक्टर सक्रिय हो जाता है और दवा उसके शरीर में चली जाती है। लेकिन उसी पल केटी बेहोश हो जाता है। शाम ढलने लगती है। तापमान तेजी से गिरने लगता है। साइफर अपने बेटे को जगाने की कोशिश करता है। उसकी आवाज में बेचैनी साफ झलकती है। तापमान हर 10 मिनट में 5 डिग्री गिर रहा है। तुम्हें अभी उठना होगा, नहीं तो तुम जम जाओगे। आखिरकार केटी की आंख खुलती है। एंटीडोट काम कर चुका होता है। उसका सूट फिर से सामान्य रंग में लौट आता है। मतलब आसपास कोई तात्कालिक खतरा नहीं होता। लेकिन अब उसके सामने एक और दुश्मन खड़ा होता है, पृथ्वी की जानलेवा रात की ठंड। साइफर पास के सबसे नजदीकी हॉटस्पॉट की पहचान करता है, जो करीब 10 किलोमीटर दूर है। केटी के पास वहां पहुंचने के लिए 1 घंटे से भी कम समय होता है। वो दौड़ना शुरू करता है, अपने थके हुए शरीर को आखिरी हद तक धकेलते हुए। उधर साइफर खुद एक नए संकट में फंस चुका होता है।
उसके पैरों में खून का बहाव पूरी तरह रुक चुका होता है। दर्द असहनीय होता है। जिंदा रहने और अपने बेटे को दोबारा देखने की उम्मीद में वो जहाज के मेडिकल उपकरणों से खुद पर आपातकालीन सर्जरी करता है। ये तरीका बेहद कच्चा और पीड़ादायक होता है, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं होता। इधर केटी ठीक उसी वक्त हॉटस्पॉट तक पहुंचता है जब अंधेरा छा जाता है। वो सांस लेने के लिए अपनी ऑक्सीजन कैप्सूल्स में से एक निकालता है, लेकिन तभी उसे जबरदस्त झटका लगता है। 6 में से 2 कैप्सूल टूट चुके होते हैं। उनका तरल बाहर बह चुका होता है और वो किसी काम के नहीं रह जाते। केटी समझ जाता है कि इसका क्या मतलब है। अब उसके पास सिर्फ 4 कैप्सूल बचे होते हैं। शायद ये पूरे सफर के लिए काफी ना हो। अगर वो ये बात साइफर को बताता है तो उसका पिता तुरंत उसे वापस लौटने का आदेश देगा। मिशन वहीं खत्म हो जाएगा। केटी खामोश हो जाता है, दिल में एक भारी फैसला लिए हुए। और अगर वो लौटता है तो इस टूटे हुए जहाज पर वे दोनों ही मर जाएंगे। किटी एक फैसला करता है। जब साइफर उससे उसके सामान के बारे में पूछता है तो वो झूठ बोल देता है। किटी कहता है सब कुछ ठीक है। रात धरती पर उतर आती है। आसमान में बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं और मूसलाधार बारिश होने लगती है। अपने गर्म और सुरक्षित आश्रय में बैठे हुए किटी अपने पिता से एक सवाल पूछता है। आप पहली बार उर्सा के लिए अदृश्य कब बने थे? साइफर की आवाज नरम पड़ जाती है। वो अपनी पहली घोस्टिंग की कहानी सुनाने लगता है। वो उस समय अकेला था जब एक उर्सा अचानक उसके सामने आ गया। उस जीव ने हमला किया और अपने नुकीले हथियार को साइफर के कंधे के आर पार घुसा दिया। दोनों लड़खड़ाते हुए एक चट्टान से नीचे गिर पड़े और एक गहरी नदी में जा समाये। पानी के नीचे उर्सा ने साइफर को दबोच लिया, जैसे उसे डुबोकर मार देना चाहता हो। साइफर को लगा अब उसकी मौत तय है, और उसी पल जब उसने सब कुछ स्वीकार कर लिया, उसके भीतर कुछ बदल गया। उसका डर पूरी तरह से खत्म हो गया। उर्सा अब उसे महसूस नहीं कर पा रहा था। उसने अपनी पकड़ ढीली कर दी और इधर उधर खोजने लगा। साइफर वहीं मौजूद था, लेकिन वो जीव उसे ढूंढ नहीं पाया। उसी पल मुझे समझ आया, साइफर कहता है, डर सिर्फ तुम्हारे दिमाग में होता है, वो असली नहीं है। जिस दिन मैंने डरना छोड़ दिया, मैं अदृश्य बन गया। किटी हर शब्द ध्यान से सुनता है। दिन भर की थकान उस पर हावी हो जाती है और वो वहीं सो जाता है। सुबह होती है। किटी बदली हुई धरती पर अपनी यात्रा फिर से शुरू करता है। जंगल के एक हिस्से से गुजरते हुए वो एक डरावना मंजर देखता है। पेड़ों से बंदरों की लाशें लटकी होती हैं। उनके शरीर बेरहमी से फटे हुए होते हैं। ये वही बंदर होते हैं जिन्होंने उसे कल दौड़ाया था। कुछ ने उन्हें मारा है और वो कुछ बेहद ताकतवर और निर्दयी है। साइफर भी मॉनिटर्स पर यह सब देख लेता है। उसे तुरंत शक होता है, उर्सा जिंदा है और इसी इलाके में शिकार कर रहा है। वो किटी को खतरे से दूर रखने के लिए उसे एक झरने की ओर मोड़ देता है। जब किटी झरने तक पहुंचता है तो उसके सामने एक अविश्वसनीय दृश्य खुलता है। एक विशाल खाई उसके सामने फैली होती है, जिसके पार धरती की वापस आई हुई खूबसूरती दिखाई देती है। नज़ारा बेहद सुंदर होता है, लेकिन साथ ही ये एक बड़ी रुकावट भी होती है। साइफर उससे उसके सामान की जांच करने को कहता है। किटी हिचकिचाता है, फिर सच बता देता है। उसके पास 4 नहीं, सिर्फ 2 ऑक्सीजन कैप्सूल बचे होते हैं। साइफर का रवैया तुरंत बदल जाता है। वो जहाज के कंप्यूटर में रास्तों और समय का हिसाब लगाता है। नतीजा साफ होता है, सिर्फ 2 कैप्सूल के साथ किटी जहाज के पिछले हिस्से तक सुरक्षित नहीं पहुंच सकता। रास्ते में ही उसका दम घुट जाएगा। आगे बढ़ने के सैद्धांतिक रूप से 2 रास्ते होते हैं। एक रास्ता खाई के नीचे सावधानी से उतरने का, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा समय लगेगा। दूसरा रास्ता छलांग लगाने का और फिसलते हुए नीचे जाने का। यह तेज है, लेकिन इसके लिए भी कम से कम 3 कैप्सूल चाहिए। मिशन रद्द करो, साइफर सख्ती से आदेश देता है। तुरंत जहाज पर वापस आओ। किटी विरोध करता है। वो कहता है वो और तेज चल सकता है, सांस को काबू में रख सकता है, किसी तरह 2 कैप्सूल में काम चला सकता है। लेकिन ये बहस का विषय नहीं है, साइफर कहता है। तुमने पूरी कोशिश की, अब वापस आओ। लेकिन किटी के अंदर कुछ टूट जाता है। सालों का दर्द, अपराध बोध और खुद को कमतर समझने की पीड़ा सब एक साथ बाहर आ जाती है। आप मुझे हुक्म नहीं दे सकते, वो कहता है। आप समझते हैं मैं कायर हूं। मैं कायर नहीं हूं। और इससे पहले कि साइफर कुछ कह पाता, किटी छलांग लगा देता है। वो चट्टान से नीचे हवा में गिरता है, भयानक रफ्तार से। उसके सूट से पंख निकलते हैं जो उसे थोड़ा फिसलने में मदद करते हैं, लेकिन खतरा अब भी जानलेवा होता है। साइफर बेबस होकर देखता रह जाता है जब उसका बेटा नीचे की ओर गिरता चला जाता है। तभी मॉनिटर पर कुछ और दिखाई देता है। एक विशाल पक्षी, पुराने जमाने की किसी भी चिड़िया से कई गुना बड़ा। वो किटी की ओर झपटता है। एक पक्षी तुम्हारी तरफ आ रहा है, साइफर चेतावनी देता है। किटी बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो पक्षी उससे कहीं तेज होता है। वो किटी पर वार करता है और उसी टक्कर में संपर्क टूट जाता है। साइफर अपने बेटे से पूरी तरह
संपर्क खो देता है। किटी की आंखें खुलती हैं। वो एक अजीब नजारा देखता है। वो एक विशाल घोंसले में पड़ा होता है। उसके चारों ओर छोटे छोटे चूजे होते हैं जो धीमी आवाज में चहचहा रहे होते हैं। ये उसी विशाल पक्षी के बच्चे होते हैं जिसने उस पर हमला किया था। किटी चुपचाप उठने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हर दिशा से खतरा आ जाता है। तेंदुए जैसे दिखने वाले शिकारी जीव घोंसले में चढ़ाते हैं। वे बेबस चूजों का शिकार करने आए होते हैं। माँ पक्षी लौटती है और घोंसले के किनारे एक शिकारी से भिड़ जाती है। घोंसले के अंदर किटी दूसरे शिकारी से लड़ता है जो उसे और चूजों को मारने की कोशिश कर रहा होता है। किसी तरह वो उससे लड़कर उसे घोंसले से नीचे गिरा देता है। जब हमला खत्म होता है तो सारे के सारे चूजे मारे जा चुके होते हैं। माँ पक्षी बेबसी में अपने बच्चों को जिंदा माँ करने की पक्षी कोशिश करती अपने है, बच्चों को लेकिन चोंच से छू छू कर जगाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई हरकत नहीं होती। किटाई सब समझ जाता है। वो जानता है कि वो कुछ नहीं कर सकता और अपनी जान के खतरे को महसूस करते हुए उस अफरा तफरी के बीच चुपचाप वहां से निकल जाता है। उधर जहाज पर साइफर बेचैनी से किटाई का कोई भी सुराग ढूंढने की कोशिश करता है। सैटेलाइट मॉनिटर्स आसपास के इलाके को स्कैन करते हैं, लेकिन उसके बेटे की जगह उसे कुछ और ही दिखता है। 2 रेंजर्स की लाशें पेड़ में बुरी तरह फंसी हुई होती हैं। मॉनिटरिंग सिस्टम पास ही उर्सा की गतिविधि पकड़ लेता है। इसका मतलब साफ होता है कि वो जीव टक्कर में मरा नहीं था, वो जिंदा है और शिकार पर निकला हुआ है। किताई रात गुजारने के लिए एक गुफा में शरण लेता है। अब साइफर की कोई मदद नहीं होती। उसे अपनी याददाश्त और समझ पर ही भरोसा करना पड़ता है। वो गुफा की दीवार पर एक कच्चा सा नक्शा बनाता है जिसमें जहाज के पिछले हिस्से तक पहुंचने का रास्ता, जैसा उसे याद है, चिन्हित करता है। अगली सुबह वो फिर चल पड़ता है, लेकिन कुछ अजीब होने लगता है। वही विशाल पक्षी जिसने पहले उस पर हमला किया था बार बार आसमान में दिखाई देता है। वो दूर से किटाई का पीछा कर रहा होता है। किटाई समझ नहीं पाता कि क्यों। दोपहर तक सांस लेना मुश्किल होने लगता है। ऑक्सीजन का स्तर खतरनाक हद तक गिर जाता है। किताई अपना आखिरी कैप्सूल इस्तेमाल करता है। उसे पता होता है कि अब वो उधार की जिंदगी जी रहा है। उसे जल्द से जल्द जहाज के पिछले हिस्से तक पहुंचना होगा, वरना उसका दम घुट जाएगा। समय बचाने के लिए वो लकड़ियों से एक अस्थायी बेड़ा बनाता है और नदी का सहारा लेता है। वो धारा के साथ आगे बढ़ता है और थोड़ी देर आराम करने की कोशिश करता है। धीरे धीरे उसे नींद आ जाती है। अपने सपने में उसे सेनी दिखाई देती है। वो मुस्कुराती है और कहती है, तुम करीब हो, चलते रहो। किताई की आंख खुलती है। तापमान गिरने लगा होता है। रात आने वाली होती है। उसे तुरंत किसी हॉटस्पॉट तक पहुंचना होगा, लेकिन साइफर की मदद के बिना उसे रास्ता नहीं पता। ठंड तेजी से बढ़ती है। हर चीज पर बर्फ जमने लगती है। किताई कांपते हुए जमी हुई जमीन पर लड़खड़ाता है। उसका शरीर ठंड से जवाब देने लगता है। वो गिर पड़ता है, हिलने डुलने में असमर्थ। मौत सामने खड़ी होती है। तभी कोई उसे खींचकर सुरक्षित जगह की ओर ले जाता है। धुंधली होती नजर में उसे वही विशाल पक्षी दिखाई देता है। वो उसे पत्तों और टहनियों से ढक देता है और अपने शरीर की गर्मी से उसे बचाए रखता है। पूरी जानलेवा रात वो पक्षी किताई को गर्म रखता है। सुबह किताई होश में आता है। वो धन्यवाद देने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन कुछ ठीक नहीं लगता। पक्षी हिलता नहीं। वो मर चुका होता है। रात की भयानक ठंड से जमकर उसने किताई को जिंदा रखने के लिए अपनी जान दे दी होती है। किताई समझ जाता है कि इस बलिदान को बेकार नहीं जाने देना है। वो आगे बढ़ता है। ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता। सामने ही पेड़ों और झाड़ियों के बीच आधा छिपा हुआ जहाज का पिछला हिस्सा दिखाई देता है। उसके भीतर राहत और उम्मीद की लहर दौड़ जाती है। मलबे के अंदर पहुंचते ही वो सबसे पहले एक नई ऑक्सीजन कैप्सूल उठाता है और गहरी सांस लेता है। फिर वो टूटे हुए सामान में से एक हथियार निकालता है और उसके बाद आपातकालीन बीकन ढूंढता है। खुशकिस्मती से वो सही सलामत होता है और काम करने लायक दिखता है, लेकिन तभी उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ती है जिससे उसका खून जम जाता है। उर्सा का पिंजरा टूटा हुआ होता है, खाली। वो जीव जिंदा है और कहीं आसपास ही है। किताई एक मृत रेंजर से संचार उपकरण निकालकर अपनी कलाई पर बांधता है और तुरंत साइफर से संपर्क करने की कोशिश करता है। उधर जहाज पर साइफर की हालत बेहद खराब होती है। वो बहुत खून खो चुका होता है, आधा बेहोश, होश और बेहोशी के बीच झूमता हुआ। लेकिन जैसे ही उसे किताई की आवाज सुनाई देती है, उसकी आंखों में उम्मीद की हल्की सी चमक आ जाती है। मगर एक बड़ी समस्या होती है। साइफर किताई की आवाज सुन सकता है, लेकिन किताई अपने पिता की कोई भी बात नहीं सुन पाता। किताई बीकन चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन वो काम नहीं करता। वातावरण में मौजूद अवरोध सिग्नल को रोक रहे होते हैं। यहाँ से बीकन सक्रिय नहीं हो सकता। निराशा के साथ किताई का मन टूटने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। तभी उसे अपने पिता की सीख याद आती है। वो घुटनों के बल बैठ जाता है, आंखें बंद करता है और अपनी सांसों को शांत करता है। वो खुद से पूछता है कि इस हालात में साइफर क्या करता, मेरे पिता मुझे क्या कहते।
उधर जहाज पर साइफर बाकी बचे मॉनिटर से सब देख रहा होता है। वो किताई को साफ देख सकता है लेकिन उससे बात नहीं कर सकता। मॉनिटर्स पर आसमान में बिजली चमकती दिखाई देती है। बिजली। साइफर खुद से बुदबुदाता है, यही सिग्नल में रुकावट डाल रही है। तुम्हें ऊपर जाना होगा, पहाड़ पर चढ़ो। और अजीब बात यह होती है कि बिना ये शब्द सुने भी किताई समझ जाता है। वो पास खड़े ऊंचे ज्वालामुखी पर्वत को देखता है और जान जाता है कि उसे क्या करना है। किताई अपना सामान समेटता है और पहाड़ की ओर बढ़ने लगता है। जंगल से गुजरते हुए वो और भी लाशें देखता है। मरे हुए रेंजर्स पेड़ों से लटके हुए होते हैं। उर्सा वाकई जिंदा होता है और लगातार शिकार कर रहा होता है। हर कदम के साथ किताई का डर बढ़ता जाता है और यही डर सबसे खतरनाक होता है क्योंकि उर्सा उसी को महसूस करके शिकार करता है। जंगल के किसी कोने में वो प्राणी किताई की मौजूदगी को भांप लेता है। वो उसकी ओर बढ़ने लगता है। भयानक इरादे के साथ वो उर्सा केटी की दिशा में बढ़ता चला आता है। केटी भी उसकी मौजूदगी को महसूस कर लेता है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो पलटकर पहाड़ की ओर दौड़ पड़ता है। उसके पीछे पीछे उर्सा भी दौड़ता है। हर पल दूरी कम होती जा रही होती है। केटी का सूट काला पड़ जाता है। ये संकेत होता है कि खतरा अब चरम पर है। उर्सा बहुत करीब आ चुका होता है। केटी पूरी ताकत लगाकर ऊपर चढ़ता है। आधे रास्ते में उसे एक गुफा दिखाई देती है। वो तुरंत उसके अंदर घुस जाता है, ये सोचकर कि शायद यहां छिप सके। लेकिन जैसे ही वो ऊपर देखता है उसका दिल बैठ जाता है। उर्सा पहले ही वहां मौजूद होता है। वो झपटता है। केटी दहशत में चीख उठता है। उर्सा बेरहमी से हमला करता है लेकिन गुफा से गिरा हुआ मलबा उसके रास्ते में आ जाता है जिससे वो केटी तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाता। ये बस कुछ सेकंड का मौका होता है। केटी इसी मौके का फायदा उठाकर गुफा के अंदर और गहराई में भागता है लेकिन रास्ता नीचे की ओर जाता है और वो फिसलकर गिर पड़ता है। वो वापस ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, तभी उर्सा भी पीछे आ जाता है। वो अपने जानलेवा हथियारों से वार करता है। केटी के शरीर पर गहरे घाव लग जाते हैं। दर्द असहनीय होता है लेकिन केटी हार मानने से इनकार कर देता है। वो अपने हथियार को सहारे की तरह इस्तेमाल करता है और खुद को खींचता हुआ ऊपर पहुंच जाता है। उर्सा भी लगातार उसके पीछे चढ़ता चला आता है। केटी बाहर खुली जगह में निकल आता है और लड़खड़ाते हुए बीकन को सक्रिय करने की कोशिश करता है। जैसे ही वो उसे चालू करता है उर्सा गुफा से बाहर निकल आता है। कमजोरी और खून बहने की वजह से बीकन केटी के हाथ से छूटकर गिर जाता है। वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता। अब उर्सा आजाद होता है। अंतिम वार करने के लिए उसकी ओर बढ़ता है लेकिन तभी कुछ बदल जाता है। उर्सा रुक जाता है। वो उलझन में इधर उधर देखने लगता है। उसका सिर दाएं बाएं घूमता है जैसे वो कुछ ढूंढ रहा हो। केटी बस कुछ ही कदम दूर पूरी तरह खुली जगह में बैठा होता है। फिर भी उर्सा उसे महसूस नहीं कर पाता। मौत के उस पल में केटी ने वही कर दिखाया होता है जिसे वो असंभव मानता था। उसने अपने डर को छोड़ दिया होता है और डर के बिना वो उर्सा के लिए अदृश्य बन चुका होता है। केटी धीरे धीरे खड़ा होता है। उसके भीतर एक नया साहस होता है। वो अपना हथियार उठाता है और हमला करता है। उर्सा पलट कर वार करता है लेकिन अब वो उसे ठीक से महसूस नहीं कर पाता। वो कमजोर पड़ चुका होता है। उधर जहाज पर साइफर की हालत बिगड़ती जा रही होती है। खून की कमी और जख्म उसे तोड़ रहे होते हैं लेकिन उसकी नजर मॉनिटर से नहीं हटती। वो अपने बेटे की लड़ाई देख रहा होता है। केटी आखिरी वार करता है, एक घातक प्रहार। उर्सा लड़खड़ाता है, एक अंतिम आवाज निकालता है और फिर पहाड़ से नीचे गिरता हुआ लुढ़क जाता है। वो मर चुका होता है। केटी का सूट फिर से सामान्य रंग में लौट आता है। खतरा टल चुका होता है। वो बीकन उठाता है और इस ऊंचाई से उसे फिर से सक्रिय करता है। सिग्नल अंतरिक्ष में तेजी से फैल जाता है। नोवा प्राइम तक मदद का संदेश पहुंचाता हुआ। बचाव की प्रतिक्रिया तेज होती है। कुछ ही घंटों में एक जहाज पहुंच जाता है। मेडिकल टीमें टूटे हुए जहाज में दाखिल होती हैं और साइफर को गंभीर हालत में पाती हैं। तुरंत उसका इलाज शुरू किया जाता है। थोड़ी देर बाद केटी बचाव जहाज में प्रवेश करता है। साइफर एक उपचार बिस्तर पर लेटा होता है। वो बेहद कमजोर होता है। हिलने की भी ताकत मुश्किल से बची होती है। फिर भी वो एक जरूरी काम करता है। वो डॉक्टर को इशारा करता है कि उसे खड़ा किया जाए। डॉक्टर उसे सहारा देते हैं। कांपते हुए वो अपने बेटे के सामने खड़ा होता है और फिर साइफर केटी को एक औपचारिक रेंजर सलाम करता है। ये सम्मान का सलाम होता है, गर्व का सलाम, इस बात की स्वीकृति कि उसका बेटा वही बन चुका है जो बनने की उसमें हमेशा क्षमता थी। केटी की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो आगे बढ़ता है और अपने पिता को गले लगा लेता है। सालों की दूरी, गलतफहमियां और दर्द सब उसे एक मल में खत्म हो जाते हैं। पापा, मुझे माँ के साथ काम करना है, केटी धीमी आवाज में कहता है। साइफर हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, मुझे भी बेटे। बचाव जहाज के इंजन चालू होते हैं। वो धरती की सतह से ऊपर उठता है, वातावरण को पार करता है और फिर अंधेर अंतरिक्ष में लौट जाता है, उन्हें घर ले जाता हुआ। और यहीं हमारी कहानी खत्म होती है। मेरे लिए आफ्टर अर्थ असल में राक्षसों या अंतरिक्ष की कहानी नहीं है, ये डर की कहानी है। ये दिखाती है कि हमें सबसे ज्यादा रोकने वाली चीज बाहर की दुनिया नहीं होती, बल्कि हमारे अपने दिमाग में चल रहा डर होता है। और जिस दिन आप उस डर का सामना कर लेते हैं, आपको एहसास होता है कि आप खुद अपनी सोच से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही और मूवी रिकैप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ये फिल्म कैसी लगी
नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए।